सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूल तो होगी, तुम चल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। और सफर में धूल तो होगी, तुम चल सको तो चलो। तो नमस्कार मेरे लाडले प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, बहुत ही मोटिवेशन देती है ये लाइनें, और इन्हें सुनकर हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी मिलकर पढ़ रहे हैं रेलवे में साइंस से संबंधित पूछे जाने वाले सभी पीवाई के क्वेश्चंस को। अभी तक इस श्रृंखला को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको पढ़ा चुका हूं प्रैक्टिस से 27, और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस से 28, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को समझा रहा हूं, और इनका फायदा पूरा आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की जहां तक संभव हो सकती है वहां तक मदद करेगा, और आपके जीके जीएस और साइंस से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें हम लोग खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज के साइंस में पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन क्या थे जो रेलवे में पूछे जा चुके थे, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, वीडियो शुरू होने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर ये लाइनें आप लोगों को आज समझ में आई है तो आज लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग और आपका लाइक करना हमें मोटिवेशन देगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला के पार्ट 28 की। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है रोग से संबंधित कि सूखा रोग का संबंध किससे है। यहां पर पूछा गया है कि जो सूखा रोग होता है इनमें से किसे प्रभावित करता है। इसका नाम आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, और इसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स नाम का रोग आपने जरूर सुना होगा, इसे ही सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रिकेट्स ही सूखा रोग है। आपको ये पता है कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी जैसे कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल विटामिन की कमी से यह रोग होता है, और इस रोग में हड्डियों में दुर्बलता आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सूखा रोग है और जो रिकेट्स है ये किससे संबंधित है, कंकाल से संबंधित रोग है, यानी स्केलेटन सिस्टम इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। रोगों से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में काफी देखने को मिले थे, तो रिकेट्स यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। ऐसे ही आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बताने वाला हूं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर एग्जाम में ध्यान रखें तो हड्डियों से जुड़े हुए क्वेश्चन, एक रोग होता है जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। तो हड्डियों में छिद्र की इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ऑस्टियोमलेशिया के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, ये आप लोगों को समझना है। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, हड्डियों से जुड़ा हुआ एक डिसीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं गठिया, और इस गठिया को गाउट नाम के डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। और इस रोग में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है कि इसमें हड्डियों के आसपास क्या जमा हो जाता है, तो हड्डियों के आसपास यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, यूरिक अम्ल के जमने की वजह से यह रोग होता है। तो दोस्तों, हड्डियों से जुड़े हुए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को समझ में आने ही चाहिए।
दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने एक क्वेश्चन को लेकर कई सारे फैक्ट आप लोगों से डिस्कस किए जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला एक प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया था, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या होता है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? खमीर को हम लोग ईस्ट के नाम से भी जानते हैं और ईस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सबसे पहले ईस्ट को खोजा था किसने? ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ईस्ट की खोज की गई थी, ईस्ट को डिस्कवर किया गया था। अब आपको देखना है कि जो ब्रेड के अंदर यूज किया जाने वाला जो खमीर होता है, ब्रेड जो स्पंजी होता है, स्मूथ होता है, स्पंजी होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ईस्ट की वजह से। कवकों के अंतर्गत आने वाला है और कवकों में एकमात्र ऐसा कवक है जो एक कोशिकी होता है, बल्कि सारे कवक बहुकोशिकी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक माने जाते हैं, पर यहाँ जो ईस्ट होता है वो एक कोशिकी कवक होता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो ये खमीर होते हैं तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये फर्मेंटेशन करवाते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल पदार्थों में बदलने का काम करेंगे, जटिल को सरल में बदलने का काम करेंगे, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। और यहाँ उत्प्रेरक यानी कि कैटेलाइजर के रूप में काम करेंगे। किण्वन की प्रक्रिया मदद नहीं करते, स्वादिष्ट बनाते हैं या प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं, तो ईस्ट का कभी भी उपयोग हम एज ए प्रिजर्वेटिव नहीं करते हैं। ये चीजों को फर्मेंटेट करवाते हैं, किण्वन करवाएंगे, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों की के अंदर बदलेंगे। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि किण्वन करवाकर ये उनमें क्या करेंगे? सरल पदार्थों में कन्वर्ट करेंगे और वो स्पंजी बन जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा केक जो होता है वो काफी फुलावदार बन जाता है, ब्रेड भी फुलावदार बन जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आप लोगों को बताना है। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है, 5 प्रमुख चरण होते हैं और ये 5 चरण आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए ये सारे चरण मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। 5 चरण अपनी कॉपी में आप लोग लिख दीजिए जिसके थ्रू पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसको सबसे पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद में डाइजेशन आ जाता है, पाचन। पाचन के बाद में एब्जॉर्प्शन आ जाता है जिसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद में एसिमिलेशन की प्रोसेस आ जाती है, इंग्लिश में आप लोग लिख लें इनको, स्वांगीकरण इनको हम लोग कहते हैं। और इन दी लास्ट यहाँ पर आ जाता है उत्सर्जन, यानी कि इसको हम लोग मल त्याग के नाम से जानते हैं, डिफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पर इंजेक्शन होता है, यानी यहाँ पर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया जिसमें हम लोग निवाले को मुंह गुहा के अंदर रखते हैं। सेकंड थिंग, जो हमने खाया उसमें एंजाइम मिलकर उसका डाइजेशन होता है। थर्ड प्रोसेस पर जो इंपोर्टेंट मटेरियल होते हैं बॉडी के लिए उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। फोर्थ प्रोसेस में जो हमने खाया वो सेल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया, एसिमिलेशन प्रोसेस यानी कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया। और फोर्थ पार्ट होता है इसका मलत्याग, डेफिकेशन, जो अनवांटेड चीजें होती है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो यहां हमने ऑप्शन पढ़ा पहला अंतर्ग्रहण, अवशोषण, फिर उत्सर्जन और फिर पाचन। नहीं, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पाचन सबसे लास्ट में दिया है। अंतर्ग्रहण यानी यहाँ इंजेक्शन दिया है, डाइजेशन दिया है, एब्जॉर्प्शन दिया और एक्सक्रीशन दिया है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। और उत्सर्जन हमारा पहले नहीं होगा इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 5 चरण हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़ने में समय दे दीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए तो बार बार की समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थे, मैंने यहाँ पर लिख दिए 5 चरण। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, 2021 एग्जाम में आया हुआ है, एनटीपीसी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरआरबी के ही सारे पीवाई के क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज आपको यहाँ पर चूज करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर एक डिजीज है स्मॉल पॉक्स यानी कि बड़ी माता। बड़ी माता को ही हम लोग चेचक नाम की बीमारी कहते हैं और चेचक के टीके की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज जो होती है रेबडो वायरस से होने वाला रोग होता है, यह भी एक वायरस वाला रोग है। इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी से डर लगता है। दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोग मेरे साथ लिखते चले। अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स भी एक वायरस से होता है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस,
जो हमारे इम्यून पावर को या प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। और एक आखिरी डिसीज हमारे पास बचता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम का डिसीज है जो हमारे सामने बचता है। तो दोस्तों ये एंथ्रेक्स जो होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, मैं इसका नाम लिखवा देता हूं, आप लिख दीजिए कॉपी में, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिसीज है जिस बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स नाम का रोग होगा। चलिए मैं आपको इस रोग के बारे में समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह जो रोग होता है यह जानवरों में होता है, मवेशियों में, जैसे गाय भेड़ बकरी जितने भी पशु होते हैं मवेशी होते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। वैसे इंसानों में भी देखने को मिल सकता है। इस रोग में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ध्यान रखना, इससे श्वसन संबंधित रोग भी हो सकते हैं, त्वचा संबंधित रोग भी हो सकते हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो मुख्य रूप से यह श्वसन संबंधित रोग होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जानवरों की नाक के अंदर से म्यूकस कंटिन्यूसली निकलता रहता है, म्यूकस कंटिन्यूसली निकलता रहता है। तो एंथ्रेक्स से ग्रसित ये जानवर हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो एंथ्रेक्स से रिलेटेड जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है यह फेफड़ों में भी संक्रमण की स्थिति को पैदा कर देता है। तो श्वसन संबंधित रोग भी इससे हो सकते हैं। वही इसमें जानवरों में कई प्रकार के त्वचा संबंधित रोग भी देखे जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग भी देखे जाते हैं। तो मुख्य रूप से यह जानलेवा बीमारी है। जब यह श्वसन के जरिए बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इससे जानवर की मृत्यु भी हो सकती है और इसके लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक भी दी जाती है। तो इसका जो उपचार होता है, इसका उपचार किससे करवाया जाएगा? एंटीबायोटिक दवाइयों से इसका उपचार किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स नाम का डिसीज। और मैं आपसे बोल रहा हूं रोगों से एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। अगला प्रश्न है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है। एनटीपीसी 2021 स्टेज फर्स्ट में सीबीटी फर्स्ट का यह प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न मेरा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। और इस दोष में होता क्या है दोस्तों कि व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस रोग में व्यक्ति पास का नहीं देख पाता है, दूर का स्पष्ट देख पाता है। और यह किस वजह से होता है? तो इसके प्रमुख कई प्रकार के कारण होने चाहिए और इसके कारण आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फोकस दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ना। उसके बाद में अगर हम बात करें लेंस की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या जो होती है, जो लेंस गोला होता है हमारा, गोले की त्रिज्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गोले की त्रिज्या का कम हो जाना। और इसमें जो लेंस की पावर होती है, पावर होती है यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है, लेंस की क्षमता का घट जाना। ये प्रमुख कारण होते हैं किसके? दूरदृष्टि दोष के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हम देखेंगे कि व्यक्ति अगर दूरदृष्टि से पीड़ित है तो वह मिनिमम कितना देख पाएगा। यहां एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, स्पष्ट दृष्टि है तो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मिनिमम हम लोग कितना देख सकते हैं? मैक्सिमम कोई सीमा नहीं होती है, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं होती है, पर मिनिमम की सीमा होती है और मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्नलिखित में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देता है? इसका नेम होता है ट्रिपल वैक्सीन। अब ट्रिपल वैक्सीन का मतलब होगा 3 वैक्सीन एक साथ दी जाती है, 3 टीके एक साथ दिए जाते हैं। इन 3 टीकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टीकाकरण संबंधित प्रोग्राम होते हैं या टीके से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है ये और अपडेटेड क्वेश्चन है। तो ट्रिपल वैक्सीन सबसे पहले होता क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, एक टीका होता है जिसका नाम होता है डीपीटी का टीका। कौन सा टीका दोस्तों? डीपीटी। और डीपीटी का टीका ही से हम ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें 3 बीमारियों का जो टीका होता है एक साथ दिया जाता है। ये 3 नाम क्या है? यहाँ डी का मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया, डी का मतलब हो जाएगा डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया जिसे हम लोग गलघोटू बीमारी के नाम से भी जानते हैं, गलघोटू बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अगला इसमें आ जाता है पी, और पी को हम लोग बोलते हैं पर्ट्यूसिस। पी मतलब हो जाएगा पर्ट्यूसिस, जिसे हम लोग काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी। तो काली खांसी क्या जो रोग होगा इसके लिए भी रोग दिया जाता है टीका। और टी यानी हो जाएगा टिटेनस, टिटेनस। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, पर्ट्यूसिस भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। और डिप्थीरिया कॉर्निफेक्टियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया से होता है।
पर्ट्यूसिस भी आपको ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम पर्ट्यूसिस, और एक टिटेनस होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नाम के जीवाणु से होने वाला ये रोग होता है। तो दोस्तों इसके लिए सही जवाब, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से चेंज हो चुके हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है ट्रिपल वैक्सीन, आप लोगों को ये लिख लेना है अपने ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन थोड़े से चेंज हो चुके हैं दोस्तों। ये आपके ऑप्शन है ट्रिपल वैक्सीन, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डिप्थीरिया, या आपके इसके ऑप्शन हो जाएंगे गलघोटू, काली खांसी और टिटेनस, या फिर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप यहाँ के ऑप्शन पर ध्यान ना दें, थोड़े से ऑप्शन यहाँ पर मिसमैच हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसको हमने ट्रिपल वैक्सीन। चलिए उसके जो ऑप्शन है वो यहाँ आ गए हैं, ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए दोस्तों। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसके लिए। और इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 6 में चले गए। कभी कभी ऐसा होता है, हर दिन तो नहीं होता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ के ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। आरआरबी एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आप देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 7 के विकल्प। मलेरिया को हम मैच करेंगे क्या, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो ये तो करेक्ट है। खसरा जीवाणु से, देखिए मिजल्स या खसरा ये तो वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है, यह विषाणु से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा उसके लिए। टिटेनस बैक्टीरिया से होता है और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया आप लोगों को पता है प्रोटोजोआ, आप लोगों को नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का प्रोटोजोआ होता है। वही अगर हम लोग मिजल्स की बात करें तो रूबेला वायरस से होने वाला रोग है, यहाँ बैक्टीरिया दिया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके लिए, जो मैच नहीं है। टिटेनस बैक्टीरिया से, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है। तो ये दोस्तों दो ऑप्शन थोड़े से चेंज हैं, आप लोगों को केवल ध्यान रखना है, सही आप लोगों को लिखना है। सही जवाब 7 के लिए हम लोगों ने वहां पर देख लिया है ऑप्शन नंबर बी को, दोनों के लिए बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग जल्दी से। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ये प्लांट क्लासिफिकेशन का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। ग्रुप डी हमेशा ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन को सबसे ज्यादा टारगेट करता है रेलवे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ पाते हैं, जो इनमें महारत हासिल किए हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें इस सेशन से, तो यकीन मानिएगा क्लासिफिकेशन से एक भी प्रश्न आप लोगों का रॉन्ग नहीं जाने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। केवल सेशन को कंटिन्यू देखिए आप लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स नाम के पौधे और एक होते हैं फेनोरोगेम्स नाम के पौधे। फेनोरोगेम्स नाम के पौधे, इन दोनों पौधों में क्या अंतर है, ये होते हैं बिना पुष्प वाले यानी कि अपुष्पी पौधे, और ये होते हैं पुष्पी पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। ये नॉन फ्लावरिंग, वो फ्लावरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म और ये हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आप लोग लिख लेना। और अपुष्पी पौधे तीन प्रकार के, थैलोफाइटा आप लोग लिखते चले, मैं बोल रहा हूं, और यहाँ जाएगा ब्रायोफाइटा और यहाँ हो जाएगा टेरिडोफाइटा। और हमारा जो क्वेश्चन है वो टेरिडोफाइटा से संबंधित है, तो हम लोग गैर पुष्पी पादप में थर्ड वाला जो टाइप होता है टेरिडोफाइटा, उसको हम लोग समझने वाले हैं। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, तो क्या ये नॉन पेनिट्रेशन के बीज होते हैं, बीज रहित संवहनी पौधे। देखिए इनमें संवहन यानी कि जाइलम फ्लोएम तो पाया जाता है, पर ये बीज वाले नहीं होते, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि बीज वहां बनते हैं जहां फूल बनते हैं, फूल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। अब ये तो फूल वाले है ही नहीं, तो यहाँ फूल नहीं होंगे, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संवहन ऊतक तो मिला, दोनों में संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम नहीं था, पर टेरिडोफाइटा से जाइलम फ्लोएम बनना स्टार्ट हो चुके थे। दोस्तों ध्यान रखना है, ये प्रश्न सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। इनमें से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है आपको बताना है। ग्रुप डी का ये प्रश्न है 2018, और बाद में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धातुओं की विशेषता आप लोगों को आनी चाहिए, हर बार मैंने आप लोगों को बोला है। पहला प्रश्न, देखिए ये तन्य और अघात वर्धनी होती है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है तन्यता का गुण होता है कि इन्हें हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, एक 3 वायर बना सकते हैं। और अघात वर्धनीयता का गुण होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर के रूप में इन्हें ढाला जा सकता है। इसी गुण को हम लोग अघात वर्धनीयता या फिर मेलिएबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं।
वे ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही स्टेटमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, हमें गलत स्टेटमेंट को चुनना है दोस्तों। अगला है, इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है, ये भी सही बात है। टंगस्टन जैसी मेटल आप लोग ले लीजिए, टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है इसमें कि ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो यहां हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को दान करके, त्याग करके धनायन बनाती है, धनायन बनाती है। और ये केटायन बनाएगी तो ये क्या होगी, विद्युत धनात्मक होती है, और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। हमारे लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट देके रखा है रिगार्डिंग किसके, मेटल के। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न देखो, आपको धातुओं के नेम पता होना जरूरी नहीं है, उनके बारे में जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप इनमें से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करोगे? सही जवाब आप लोगों को मुझे देना है। आपको एक सेपरेशन मिश्रणों को अलग करने की विधियां जरा पढ़ लीजिएगा। रेलवे ने हमेशा यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा है, रेलवे एग्जाम जितने भी होते हैं सेपरेशन मेथड वहां पर पूछे ही जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। एसएससी और रेलवे में ये जो टॉपिक है काफी पॉपुलर टॉपिक माना जाता है, एक प्रश्न यहां से जरूर मिलेगा आपको। तो आपको अगर सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, आपके पास सोडियम क्लोराइड और आपके पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे हम लोग नौसादार के नाम से जानते हैं, इनका एक मिश्रण है, मिक्सर है। अलग करने के लिए आप क्या करोगे? दोस्तों आप लोगों ने एक विधि का नाम सुना होगा, ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर, इसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब कौन कौन ऐसे पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं, तो मैंने कई बार आपको पढ़ा दी है, कपूर, कपूर ऊर्ध्वपातन करता है। आयोडीन ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। वही एंथ्रासिन, एंथ्रासिन भी इसमें आ जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो यहाँ पर दिया है, एंथ्रासिन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंथ्रासिन है ना, एंथ्रासिन। तो ये कई सारे एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं। अब दोस्तों अगर NaCl के साथ में NH4Cl है तो आप इस मिश्रण को गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करोगे, जो NH4Cl है ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, सब्लिमेबल मटेरियल है, तो ये सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से जो मिश्रण है उससे NH4Cl अलग हो जाएगा। कितनी आसान सी मेथड है। तो ऐसे अगर आप मेथड को पढ़ लोगे तो ये काम हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, नहीं, क्रिस्टलाइजेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसका सही जवाब होने वाला है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को हमारे लिए सही जवाब हम मानेंगे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समझ में आया? इसके अलावा कपूर, आयोडीन और एंथ्रासिन भी आपको याद रख लेना है। याद रखिए, याद रखिए, याद रखने में ही भलाई है। लंबे समय तक चीजों को रिकॉल करो। देखिए सबसे अच्छा एक तरीका होता है एग्जाम निकालने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले आप है ना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो हर एक सब्जेक्ट को लेकर। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए। आपकी पहली जो शुरुआत होती है पढ़ाई की, उसमें आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, समय समय पर उनका प्रैक्टिस करते रहना है। समय निकालिए, एक वीक में एक दिन ऐसा चुनिए जिसमें आपने एक वीक में जितना भी टारगेट अचीव किया था, जितना पढ़ा था, उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड थिंग, लास्ट स्टेप होती है, क्या होता है, आर यानी कि रिवीजन। इसको हम बोलते हैं CPR फॉर्मूला। CPR फार्मूला के थ्रू अपनी एग्जाम आप इजीली बना सकते हो। आर में क्या करेंगे, रिवीजन। दोस्तों कई बार हम लोग काफी कुछ पढ़ लेते हैं पर हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है, और रिवीजन नहीं हो पाने की वजह से जो हमने पढ़ा ना वो हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे मस्तिष्क में, मैं बायोलॉजी टीचर हूं, मैं बायोलॉजी अच्छे से जानता हूं, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, साइंटिफिकली इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, कि आप अगर, आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ही पावरफुल एक अंग है दोस्तों। अगर इसके द्वारा आप किसी काम को लगातार कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हो, पता है ये आप लोगों को, ये उसको गेन कर लेता है, ये उसको गेन कर लेता है। अगर आपने आज पढ़ा और उसको एक साल भर तक नहीं देखा, यकीन मानिएगा ऐसा लगेगा कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं रिवीजन बहुत जरूरी है। सक्सेस के लिए CPR करना जरूरी है, CPR फार्मूला जरूरी है। तो ये CPR कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बस यही होगा तो आपका एग्जाम
और इसके बाद क्या करना होता है कि जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो फिर लगाइए उस पर्टिकुलर एग्जाम के मॉक, तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी दोस्तों। तो इम्बैलेंसिंग तरीके से मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए कि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे पहले किस चीज का प्रैक्टिस करोगे दोस्त? पहले तो कॉन्सेप्ट बनाइए आप अच्छे टीचर्स के साथ में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा है। देखिए आणविक द्रव्यमान मैंने कितने ही प्रश्न ऐसे पढ़ा दिए जिनमें आप लोगों को मैंने आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाया। दोस्तों कैसे निकालेंगे? हमारे पास इनका सबका आप लोगों को जो परमाणु भार है वो पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 मोलिक्यूल है, 2 into 1 करेंगे प्लस। सल्फर यहाँ पर 16 होता है, इसका दोगुना करोगे तो 32 इसका परमाणु भार हो गया। यहाँ 4 मोलिक्यूल है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो ये हम लोग इनको हम टोटल काउंट कर लेते हैं। यहाँ 2 into 1 2 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 4 जा कितना होता है? 64 होता है, यानी कि यहाँ 64 हम लोग लिख लेंगे। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और हमारे पास 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आया वो 98 यूनिट निकल कर आया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मोलिकुलर वेट आप लोगों को इस तरीके से पता होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं। NH4Cl का मोलिकुलर वेट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? अच्छा, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा हेनरी मोसले के द्वारा। हेनरी मोसले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीव है। अब इन्होंने जो नियम दिया था उसमें ये कहा था, इन्होंने किसको आधार मानकर? तो इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार मानकर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका निर्माण किया। तत्वों के मैं बोल रहा हूं मेज कीजिएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होंगे, आवर्ती फलन होंगे। यह बात बोली थी हेनरी मोसले जी के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन में मैच कर लेना है। तत्वों के गुण उनके क्वथनांक हट जाएगा, गलनांक हट जाएगा, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास। ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछा जाए परमाणु अगर हम देखें मेंडलीव का आवर्त नियम, तो आप परमाणु क्रमांक की जगह पर क्या कर देना? परमाणु भार की तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह हो जाएगा मेंडलीव का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको ये एलिमेंट पता होना चाहिए फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सीजन, फिर पता होना चाहिए नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, सीजियम। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर जिसमें सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये कौन सा गुण है? तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है ना। आपको ध्यान रखना है, प्रतिकर्षित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा। बस इतना आप लोगों को समझना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मेन कंपोनेंट गैस ऑफ सीएनजी। देखिए सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हम लोग कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है इसका मुख्य संगठक गैस होती है मीथेन। क्या होती है दोस्तों? मीथेन यानी CH4। दोस्तों कई बार एग्जाम में आता है कि बायोगैस का मुख्य संगठक क्या है ना? गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। नेचुरल गैस का मुख्य संगठक क्या है? प्राकृतिक गैस का, ये प्राकृतिक लिखा हुआ है। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? इन तीनों का मुख्य संगठक, या फिर आपसे पूछे सीएनजी का, तो इन तीनों चारों का मुख्य संगठक होती है मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी का मुख्य संगठक गैस क्या है, तो ये आ जाएगी ब्यूटेन। और एग्जाम में हर बार ब्यूटेन का फार्मूला पूछा है C4H10। दोस्तों ध्यान रखना है,
तो ये क्लियर आप लोगों को कर लेना है। सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन पाया जाता है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो ब्यूटेन गैस मुख्य होती है। दोस्तों लिख लीजिएगा। काफी शानदार कंटेंट है जो हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये क्लास सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो दोस्तों इसका लुत्फ उठाइए, इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी फायदा उठाने के लिए बोलिए और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ये कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट सभी लोग पेड पढ़ाते हैं और हम लोग इस बार हम लोगों ने ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज हम आपसे नहीं पेड कर रहे। तो दोस्तों इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए और पढ़िए, एग्जाम निकलेगा आपका। चलिए सही जवाब सीएनजी का मीथेन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। नाइक्रोम की संरचना क्या है जो कि एक मिश्र धातु है? ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो विद्युत प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है विद्युत प्रेस, या फिर आपने विद्युत हीटर का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं। यानी जो पदार्थ ऐसे ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर, जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर हीट करते हैं यानी कि गर्म होते हैं। प्रेस देखा आपने, हीटर देखा आप लोगों ने, जो पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो इनमें किस प्रकार के वायर का उपयोग करते हैं? तो इनमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, निक्रोम या नाइक्रोम। और नाइक्रोम किन किन चीजों का मिश्रण होता है? तो मैं बता दूं, निकल, क्रोमियम और आयरन, ये तीन चीजें नाइक्रोम में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो निकल, क्रोमियम, आयरन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग पढ़ सकते हैं, लोहा, निकल और क्रोमियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कैसे रखना है? नाइक्रोम को निक्रोम बोलिए और नी से निकल, क्रोम से क्रोमियम और आयरन को एक्स्ट्रा आप लोगों को ऐड करना है यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने के कारण, प्रमुख कारण क्या है? ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। दोस्तों हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सेशन कंटिन्यूसली हम पढ़ा रहे हैं और आज इस सेशन का 28 पार्ट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों हम अगर कंटिन्यू बने रहे हैं अपने काम में, हम बने हैं, आपको भी कंटिन्यू बने रहना है हमारे साथ। जो नहीं पढ़ रहे हैं मत पढ़ने दीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ और बेहतर प्लान किया होगा अपनी लाइफ के लिए। पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता है कि आपकी अगर एग्जाम नहीं निकली तो आपके पास ऑप्शन क्या है। आप मुझे बताइए सेकंड ऑप्शन क्या है। तो बस पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी पर ध्यान ही मत दीजिए। कोई आपको भटका रहा है, कोई आपके रुकावट पैदा कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, ध्यान नहीं दीजिए। कुछ समय शांत रहिए और शांत रहकर वो काम कीजिए जो आपको करना है। सफलता तो जिस दिन मिली तो शोर आपकी सफलता मचाएगी। दोस्तों आपकी सफलता का शोर होना चाहिए आपके पूरे क्षेत्र में। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि फालतू चीजों पर ध्यान ना दें। ये सब चलता है, ये दुनिया है, ये आपको ना जीने देगी सही से, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू चीजों पर ध्यान बिल्कुल मत दो, बस पढ़ाई करते रहो। चलिए कुछ अच्छी बातें भी मैं कभी कभी आप लोगों को बोल देता हूं, क्योंकि जो अपने होते हैं वही अपने होते हैं। हाँ कुछ भूल गया मैं, जो अपने होते हैं वही अपने होते हैं। चलो खैर छोड़ो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने के कारण। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पुरुषों की आवाज है उसमें भारीपन होता है, भारी होती है, और स्त्रियों की आवाज बहुत पतली होती है। आपको पता है ध्वनि के किस गुण के कारण ये श्रिलनेस और ग्रेवनेस आता है? तो इस गुण को हम लोग कहते हैं तारत्व का गुण। तारत्व का गुण जिसे हम लोग पिच के नाम से जानते हैं, पिच। दोस्तों इस गुण में ध्वनि या तो मोटी सुनाई देती है या पतली सुनाई देती है। और यह गुण किस वजह से पैदा होता है? तो यह गुण होता है ध्वनि की आवृत्ति में बदलाव होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब बदलती है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ध्वनि की वह पतली सुनाई देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वह मोटी सुनाई देती है। पुरुषों में जो आवाज होती है मोटा होने की वजह है क्योंकि आवाज की आवृत्ति थोड़ी कम होती है, और महिलाओं में आवाज की आवृत्ति। चलो एक बेस्ट एग्जांपल है कि मच्छर की ध्वनि हमें क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मच्छर बहुत उच्च आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान में आके पैदा करता है, कान के पास गुनगुनाता है। अच्छा मच्छर तो भिन भिन आता है, गुनगुनाता नहीं है, भिन भिन आता है। ये ध्वनियां भी, जानवरों की ध्वनियां आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है तो हम बढ़ते हैं कि आवृत्ति की वजह से, तो उच्च आवृत्ति इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ होने की उस तीक्ष्ण होने के कारण है हायर फ्रिक्वेंसी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चमगादड़ रात्रि में ही उड़ते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है?
क्या वे अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं? उनके नेत्र का तारा बहुत बड़ा होता है, अपने अंदर पराश्रव्य ध्वनियां यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से सही मार्गदर्शन। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जिनकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूं 20,000 हर्ट्ज के ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर ध्वनि जिनकी होती है उन्हें हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये साउंड हमारी श्रवण परास से यानी हमारी हियरिंग रेंज से बाहर होता है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो इसी का उपयोग करके ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके ही क्या होता है, ये चमगादड़ अंधेरे में अपना शिकार ढूंढता है। 18 क्वेश्चन, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है। अगर आप मछली पकड़ने जा रहे हैं और आपके पास एक भाला है तो क्या करना चाहिए? भाला लेकर पानी में कूद जाना चाहिए। ऐसे कुछ ऑप्शन होने चाहिए ना यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, भाला लेकर पानी में नहीं कूदना है दोस्त। यहाँ साइंस लगेगा कि अगर आपको मछली मारना है तो करना क्या है। देखिए, घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन की घटना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस अपवर्तन की घटना के कारण क्या होता है कि जो पानी में डूबी हुई वस्तु है ना, वह अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरी दिखती है। वास्तविक गहराई से, कई बार आप नदियों में नहाने गए होंगे तो जब पानी के अंदर जो डूबी हुई सीढ़ियां होती है, आपको लगता है कि ये ऊपर है। किसी पत्थर में आपने पैर रखा होगा और पता चलता है कि ये पत्थर तो नीचे था। हम कई बार गिर भी जाते हैं। पानी में डूबा हुआ सिक्का आपको उभरा हुआ दिखाई देता है, पर वो रहता गहरा है। कई बार वस्तुएं पानी में डूबी रहती है, आप निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ये आपको अच्छे से पता ही है। तो दोस्तों, पानी में जो वस्तु पड़ी हुई रहती है वास्तविक गहराई से कम गहरी दिखती है। इसका प्रमुख वजह है अपवर्तन की घटना। तो उसे ना थोड़ा सा नीचे भाला मारना चाहिए, जिससे, क्योंकि वो मछली आपको जो दिखाई दे रही है उससे कुछ नीचे स्थित है, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। मछली के नीचे, कंसंट्रेट बिलो द फिश। आपको ध्यान रखना है, मछली के सीध में नहीं मारना है। मछली नीचे रह गई और आपने ऊपर निशाना लगाया। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? आपको बताना है। जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, इसके लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% हमारे वायुमंडल में कंसिस्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। कुछ ग्रीन हाउस गैस आपको पता होना चाहिए जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें प्रमुख रूप से आप CO2 को ध्यान रखें, आप ध्यान से समझें। अगली जो गैस आती है इसके अंदर वो होती है मीथेन। मीथेन को भी आप लोगों को समझना है। मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, तो मीथेन भी इसमें आ जाएगा। CFC गैस, इसके बाद N2O गैस, इसके बाद वाटर वेपर। ये सभी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ, है ना, स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़े ना आप लोगों ने? हाँ, ये लाइन एग्जाम में नहीं आएगी आपके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आकाश में तारा टिमटिमाने की प्रमुख वजह क्या होती है? तो आसमान में जो तारे टिंकलिंग करते हैं, चमकते हैं, इनका प्रमुख कारण होता है अपवर्तन की घटना। ये घटनाएं पढ़ लो ऑप्टिक्स से, प्रकाश से, ये सब घटनाएं पूछी जाती है। अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। दोस्तों, आज के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किए। अच्छा, सेशन कैसा लगा? आप कमेंट नहीं करते, बड़े जिद्दी टाइप के स्टूडेंट हो आप सभी। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो। कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको प्यार से बोला जाता है। चलिए, आज अच्छे से बोल रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। लालची मत बनो, है ना। और थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकालो कि इतनी मेहनत अगर आंखें बंद करके की जा रही ना, किसके लिए? आपके लिए। तो दोस्तों, प्लीज आप लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। चलो, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही काफी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।